स्वागत है दोस्तों आपका हमारे कक्षा 9 के एनसीईआरटी के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों अब प्रश्नावली 1.1 के बाद प्रश्नावली 1.2 के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने एक बार पूरी तरीके से एचसीएफ कैसे निकलता है सब कुछ पिछले वीडियो में बताया है और ये भी बता के रखा है कि क्या होता है जो आपके प्राइमरी नंबर होते हैं या फिर आपके जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि वो वीडियो थोड़ी सी आप देखे रहेंगे तो ये समझना थोड़ा सा आसान पड़ेगा। चलिए अगर आप नहीं भी देखे हैं तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे बताते चलूँगा। तो जो हमारा पहला सवाल है दोस्तों वो है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य और उसको अपने कारण के साथ उत्तर को बताना है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा सा जो है विचित्र है। थोड़ा सा विचित्र क्यों है भैया? थोड़ा सा विचित्र इसलिए है मेरे दोस्त क्योंकि उसमें बोल दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहले चलिए मैं आप समझ लेता हूँ कि जो रियल नंबर होते हैं, जो रियल नंबर हैं वो क्या हैं। तो जो रियल नंबर होता है दोस्तों, देखिए जो रियल नंबर है आपका वो पॉजिटिव संख्याएं हैं। क्या हैं? पॉजिटिव। क्योंकि नंबर्स जो होते हैं दोस्तों, जो नंबर होता है वो टू टाइप के होते हैं। एक कौन होता है? एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। क्या होता है? इमेजिनरी में हम नेगेटिव लेते हैं और रियल में हम पॉजिटिव लेते हैं। यानी दुनिया की सारी धनात्मक संख्याएं जैसे हम मान लेते हैं हमारा 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो एंड इसी तरीके से इन्फिनिटी तो जितनी संख्याएं हों सब रियल नंबर होती हैं। अब अपरिमेय संख्या क्या है? तो देखिए अपरिमेय संख्या यानी आपका रेशनल नंबर। क्या दोस्तों? रेशनल नंबर। जो आपका रेशनल नंबर होता है उसके कुछ क्या होते हैं दोस्तों? टर्म होते हैं, यानी कुछ उसकी शर्तें होती हैं। जो उसके कुछ टर्म हैं वो क्या हैं दोस्तों? देखिए वो टर्म होते हैं कि पहली चीज़ तो भैया उसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। दूसरी उसकी टर्म है भैया Q ≠ 0 हो। उसके बाद ये क्या है? सह अभाज्य भी होने चाहिए। ठीक, ये सह अभाज्य भी होने चाहिए या इन दोनों का जो मस होता है यानी जो ये P व Q का जो मस होता है वो एक ही होना चाहिए। ऐसे टर्म इसने अपने में लगा के रखे हैं। तो ऐसे संख्याएं क्या होती हैं हमारी? क्या होती हैं दोस्तों? हम इसे कह देते हैं परिमेय संख्या। और मज़े वाली बात यह है कि जो हमारी वास्तविक संख्या है यानी जो रियल नंबर है, जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है? वो हमारी रेशनल नंबर, जो हमारा रियल नंबर होता है वो बराबर होता है किसके? रेशनल नंबर के। और किसके बराबर होता है भैया? इरेशनल नंबर के। किसके? इरेशनल नंबर के। सब के बराबर होता है ये। तो इसमें तो आपको पहले से ही बोल दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अच्छा इरेशनल क्या होता है? अपरिमेय इरेशनल नंबर होता है और रेशनल नंबर परिमेय संख्या को कहते हैं। ठीक, तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं? परिमेय संख्या को कहते हैं। तो इसने बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम कहेंगे भैया इसका जवाब जो है सत्य होगा। क्या होगा? सत्य है। क्यों सत्य है भैया? क्योंकि हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई वजह है ना, हमारी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, जो हमारी वास्तविक संख्या है, जो हमारी वास्तविक संख्या होती है वो बराबर होती है किसके? परिमेय संख्याओं के। किसके दोस्तों? परिमेय संख्याओं के और अपरिमेय संख्याओं के। ठीक, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा कि भैया हमारे पास जो है दोनों हैं, तो हम दोनों को कह सकते हैं भैया हमारी वास्तविक संख्या यानी सत्य है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है दोस्तों कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करणी में m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखिए बोल रहा है कि संख्या रेखा का यानी संख्याओं में जितने भी करणी में m के रूप के होते हैं वो सारे प्राकृतिक संख्या होते हैं, यानी प्रकृति होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं। ठीक, क्योंकि आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक तो नहीं हो सकता। क्या दोस्तों? ऋणात्मक तो नहीं हो सकता। क्यों? देखिए थोड़ा सा मैं बात को समझाऊं, कर टर्म समझिएगा। दूसरे नंबर में वो बोल रहा है कि करणी में m और m जहाँ क्या हो? प्राकृतिक संख्या हो। वो बोला है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। ठीक, अब नेचुरल नंबर तो भाई 1 2 3 ऐसे फलाना ढिकाना करके, माफ़ करिएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सब है। अब देखिए अगर मैं बात करूं करणी के बाहर अगर मान लीजिए 4 को लिखा जाए
तो इसे हम प्लस माइनस दोनों में लिख सकते हैं कि भैया 2 प्लस माइनस दोनों में है। और मज़े वाली बात यह है कि नेचुरल नंबर मतलब आपका जो प्राकृतिक संख्या है, जो आपका प्राकृतिक संख्या होता है वो तो भाई ऋणात्मक होता नहीं है। तो इसीलिए आप लिखेंगे कि भैया ये असत्य है। ये क्या है? ये हम लिख देंगे असत्य है। क्या लिख देंगे दोस्तों? असत्य है। और कारण में क्या लिख देंगे कि किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब देखिए दोस्तों, अगर हमने करणी में 16 को बाहर निकाला, करणी में हम 16 को बाहर निकाल रहे हैं, तो भाई फिक्स है कि इसका जो वैल्यू आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो वो प्लस माइनस दोनों में ऐड कर लिया जाता है करणी को। तो वही कह रहा है कि भैया ऋणात्मक तो नहीं हो सकता किसी का वर्गमूल। बात समझे हैं? तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या ऐसा सच है? बताइए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। आपने पहले में देखा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय भी हो सकती है, वो अपरिमेय भी हो सकती है। ठीक, जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय भी होती है और वो अपरिमेय भी होती है। तो इसमें तो गलत कह रहा है, वो तो कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, यहीं से पता चल जाता है कि तुम्हारी तीसरा असत्य है। क्या है दोस्तों? असत्य है। और आप इसमें क्या लिखेंगे? चूँकि जो रियल नंबर होता है यानी जो वास्तविक संख्याएँ होती हैं वो दोनों होती हैं। वो आपका रेशनल नंबर भी होती हैं, वो आपका इरेशनल नंबर दोनों होती हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि वो दोनों होती हैं, भैया इरेशनल भी होती है, रेशनल भी होती है, इसलिए ये जो है असत्य बोला गया है। ठीक दोस्तों, चलिए अब हमारा देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए सवाल को पूछ लिया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं है तो भाई ये बताइए। तो हम यहाँ पे जो है अपना हल दे देंगे कि भैया सभी धनात्मक लिख देते हैं बेहतर ढंग से, धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। अब आप लोग जैसे के लिए, मैंने भी करणी में 16 को ही लिया था तो करणी में 16 को ही ले लेते हैं, करणी में 16 को ले लेते हैं और जब इसको बाहर निकालेंगे तो 4 निकलता है, जिससे पता चलता है कि 4 एक परिमेय संख्या है। बस आपको दोस्तों इतना लिख के इसका आंसर लिख देना है, 4 परिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसी तरीके से अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा। तो तीसरा क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए बताया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर करणी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। दोस्तों बेहतर सवाल है, थोड़ा सा इसमें चित्र भी है रेखाखंड के लिए, तो आप थोड़ा इसको भी समझिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए कि हम लिख सकते हैं कि भैया हम जानते हैं कि आपने करणी में 5 को निरूपित करने के लिए दिया है। अब करणी में 5 को अगर मैं तोड़ूं दोस्तों, तो इसको मैं करणी में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। मैं इस चीज़ को लिख सकता हूं, जिससे मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर मैं इनको बाहर निकाल लूं तो पता चलेगा कि अब मैं एक बात और कर दूं कि यहाँ पे मैं समकोण बना लूँ। मैं क्या बना लूँ? एक समकोण। क्यों भैया समकोण क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उसी में पीजी प्रमेय लगता है हमारा। तो समकोण बनाता हूँ, उस समकोण का मैं नाम रख देता हूँ OQP। क्या रख देता हूँ? OQP। तो इस प्रकार मुझे बनाना है इस जो है समकोण को रेखाखंड पर कि OQ हमारा 2 इकाई पड़े, 2 यानी उसकी माप कितनी पड़े? 2 इकाई पड़े, और जो हमारा PQ हो उसका जो मान पड़े वो 1 पड़े। ठीक दोस्तों, और जो हमारा कोण क्या बने? OQP, वो हमारा 90 अंश का हो, क्योंकि तभी तो हमारा पीजी प्रमेय चलेगा। पीजी प्रमेय चलेगा दोस्तों तभी तो ये सवाल हमारा जो है थोड़ा सा डिफाइंड होगा। बात समझ रहे हैं? देखिए बात को समझना ही लाजमी है।
बाकी तो सब कुछ यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है। ठीक, अब चलिए देखते हैं अगले जो है स्लाइड में। अब आगे की स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। अब हमने तो यहाँ पर देखिए, अब इस तरीके से हमने OQP बराबर 90 आंसर लिख दिया। अब देखिए, अब इसके आगे अब आप लिख सकते हैं कि अब हम जो है पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा रहे हैं कि भैया अब PG प्रमेय हम लगा रहे हैं। अब PG प्रमेय लगा कर देखते हैं क्या करते हैं प्रमेय से, PG प्रमेय से। ठीक, अब PG प्रमेय से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, OP का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो अभी देखिए इनका मान तो हमारे पास था, क्या था, 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जिससे हमारे पास OP बराबर क्या निकल के आ गया दोस्तों, 4 प्लस 1 यानी करणी में 5। तो देखिए दोस्तों हमारे पास OP बराबर करणी में 5 आ गया। ठीक, अब आप देखिए इसका जो आपके पास जो आपके सामने इस समय चित्र दिख रहा है, यही सेम चित्र आपको बनाना है, जिसमें आप लिख देंगे कि भैया O को आप लिख देंगे कि O को केंद्र तथा OP बराबर करणी में 5 को त्रिज्या, करणी में 5 को त्रिज्या लेकर चाप बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, चाप बनाते हैं। हमने लिख दिया कि चाप बनाते हैं, जो रेखा को बिंदु R पर प्रतिच्छेदित करता है। किस पर करता है दोस्तों, बिंदु R पर प्रतिच्छेदित करता है। अतः बिंदु R करणी में 5 को प्रदर्शित करता है, करणी में 5 को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से हमने लिख दिया करता है। अब चलिए दोस्तों, ये हमारा सवाल ख़त्म हो गया। अब चौथा नंबर सवाल हमारा बचा हुआ है, जिसमें है कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। दोस्तों